हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस सेशन में पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी भारतीय संविधान के विकास का जो इतिहास रहा है उसको हम लोग आज विस्तार में देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन से चलता है अधिकार पत्र लेकर रानी, वहाँ की रानी से ये इंडिया पहुँचता है व्यापार करने के लिए। व्यापार करते करते जब औरंगजेब जो कि मुग़ल शासक का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, उसके मरने के बाद वहाँ की जब शासक कमज़ोर हो गया, वहाँ का शासक मुग़ल शासक जब कमज़ोर हो गए तो ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो टैक्स देने का काम करता था उसको बंद कर दिया और मुग़ल शासकों को मजबूर किया उसके अधीन आने में। जब मुग़ल शासक ने अपोज़ किया, उनके बाद के शासकों ने, औरंगजेब के बाद के शासकों ने कि टैक्स क्यों नहीं दे रहे हो, टैक्स दो, तो उसको जो कि उन्होंने फोर्ट बना के रखे थे, जो फोर्ट में उन्होंने क्या कर रखा था, अपने पास सारे जो भी लड़ाई के युद्ध के लिए जो भी बंदूक या फिर जो हथियार चाहिए थे, शस्त्र चाहिए थे, सबको जमा कर लिए थे। और औरंगजेब के मरने के बाद उन लोगों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया और जैसे ही मुग़ल शासकों ने उनसे टैक्स वसूलने का बात कहा तो उसको युद्ध करने की धमकी दे दी। और फिर 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जो कि अंग्रेज जीत जाता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। फिर उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और जीतने के साथ ही अपना जो उसका प्रशासन या फिर जो शासन होता है इंडिया में वो उस पर शिकंजा उसका कस जाता है। 1764 के बक्सर युद्ध जीतने के साथ ही 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी अधिकार हासिल हो जाता है। साथ ही क्या होता है कि कंपनी के जो अधिकारी थे, जब यहाँ पर कंपनी बिजनेस करके घर अपने ब्रिटेन वापस जाते थे तो बहुत सारे पैसों को लेकर के जाते थे, क्योंकि इसका काम यहाँ पे टैक्स वसूलना भी हो गया था और बिजनेस करना भी हो गया था। इस तरीके से जब ब्रिटेन पहुँचा यहाँ के एम्प्लॉई, यहाँ के अधिकारी कंपनी के, और बहुत सारे पैसा लेकर के गए, तो वहाँ जब ब्रिटिश सांसदों ने इनके बहुत सारे पैसे को देखा तो वहाँ पर एक अराजकता का माहौल पैदा हो गया और सांसदों को लगा कि ये लोग कंपनी जो है भारत में जो व्यापार कर रही है तो सही तरीके से व्यापार नहीं कर रही है, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि वहाँ पर कंपनी के द्वारा यह रिपोर्ट भेजा जाता था कि कंपनी घाटे में चल रही है, लेकिन वहीं पे जो अधिकारी होते थे या कर्मचारी होते थे, कंपनी के जो एम्प्लॉय होते थे, वो बहुत पैसा लेकर के जाते थे और कंपनी को घाटा में है ऐसा बता दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब जो है कंपनी को रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए उस कंपनी के जो शासन था या फिर कंपनी का जो अधिकार था व्यापार करने का, उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट समय समय पर उसके अनुकूल रेगुलेटिंग एक्ट या फिर उसको रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक्ट या अधिनियम लाते गए, जो कि हमारे संविधान के विकास का एक नींव पड़ा। तो चलो दोस्तों, देखते हैं जो भारतीय संविधान के निर्माण में जो हमारे स्टार्टिंग जो रेगुलेशंस देखने को मिलता है ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, उसमें जो सबसे पहला, और एक चीज़ दोस्तों, हम लोग जो अंग्रेज़ों का जो शासन रहा हमारे इंडिया में, इसको हम लोग दो हिस्सों में बांट करके देखते हैं। पहला हिस्सा तो एक कंपनी रूल का हो जाता है जो 1773 से लेकर के 1858 तक का होता है, और उसके बाद ताज का शासन 1858 से लेकर के 1947 तक का होता है। तो हम लोग इस सेशन में पहले कंपनी का जो शासन था 1773 से लेकर के 1858 तक का, उसको विस्तार से देखेंगे। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो पहला एक्ट
या पहला कदम उठाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। यह पहला कदम उठाया गया था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या फिर नियंत्रित करने के लिए, यानी कि कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि बताया कि एम्प्लॉय जो है अमीर होते जा रहे थे लेकिन कंपनी घाटे में है, ऐसा रिपोर्ट दिया जा रहा था। इस एक्ट के तहत जो बंगाल का जो गवर्नर होता था उसका पोस्ट को बदलकर उसका नाम बदल दिया गया, जिसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और इसमें जो पहला गवर्नर जनरल बना बंगाल का वो था वारेन हेस्टिंग्स, जिसमें मुंबई और मद्रास जो कि एक अलग स्वतंत्र प्रेसिडेंसी था, वहाँ के गवर्नर को इससे कोई हस्तक्षेप नहीं था, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल का एक काउंसिल बनाया जाता है जिसमें 4 सदस्यों को रखा गया और इसमें कोई भी डिसीजन होता था, कोई भी निर्णय होता था, उसको बहुमत के आधार पर लिया जाता था। यानी कि किसी भी फैसले के लिए 3-1, 2-2 इस तरह के फैसले होते थे। इस 2-2 के स्थिति में जो गवर्नर जनरल होता था इसका मत निर्णायक मत होता था, यानी कि जब बराबरी हो जाता था, टाई हो जाया करता था, तो उस कंडीशन में यह वोट जिसको करता गवर्नर जनरल उसी निर्णय को पारित माना जाता था। उसके बाद इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होता है, जिसमें जो पहला मुख्य न्यायाधीश था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का वो था एलिजा एम्पे। साथ ही कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी बनाई गई थी उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 24 मेंबर्स थे। फिर उसके साथ एक और बॉडी बनाया गया था, एक और निकाय था जिसको हम लोग कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बोलते हैं, जो निवेशकों का एक समूह था। और इसके तहत जो निजी व्यापार था, प्राइवेट जो भी ट्रेड का प्रचलन शुरू हो चुका था, कंपनी के अलावा कुछ जो एम्प्लॉय होते थे वो पहले कंपनी का काम करने के लिए आए और कंपनी का काम करते करते वो अपना व्यापार भी शुरू कर देते थे, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। और वही चीज़ जो कि ब्रिटेन में जाने के बाद अराजकता का कारण बना। इसलिए इस एक्ट के तहत जो निजी व्यापार था कंपनी के एम्प्लॉय का, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद अगला एक्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट से पहले एक एक्ट और आया था जिसको हम लोग सेटलमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट में जो भी इसके कमियां थी उसको दूर किया गया था, इसीलिए उसका नाम सेटलमेंट एक्ट था। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ब्रिटेन में उस टाइम जो पीएम था वो पिट्स था। इस एक्ट के तहत संसदीय जो नियंत्रण था, यानी कि पार्लियामेंट का जो कंट्रोल था, उसको और बढ़ाया गया और इसमें जो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। पहले से 1773 के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की तो स्थापना की गई थी, लेकिन साथ ही साथ इस एक्ट के तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और इसको स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि जो राजनीतिक मामले थे या फिर जो शासन से रिलेटेड जितने भी मामले थे उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रेख करता, और फिर जो ट्रेड से रिलेटेड जितने भी उसके मामले थे उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले कर दिया गया। इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें 3 सदस्य रखा गया। पहले इसमें 4 सदस्य हुआ करते थे गवर्नर जनरल के काउंसिल में, बाद में इसे घटाकर 4 सदस्य कर दिया गया इसके कार्यकारी परिषद में। और इस तरह जो है गवर्नर जनरल का जो अधिकार था, जो पावर था, उसको और बढ़ा दिया गया, क्योंकि इसमें वोटिंग करने के लिए जो किसी भी मत को पारित करने के लिए यहाँ पर 3 होने की वजह से गवर्नर जनरल को किसी एक का साथ चाहिए होता था, जिससे कि वो आसानी से अपने मत को पारित कर लेता। उसके बाद इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उसको पहली बार ब्रिटिश के आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, यानी कि उसको ब्रिटिश का प्रॉपर्टी कहा गया जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे इंडिया का। फिर इसी में कंपनी ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। उसके बाद अगला एक्ट आता है 1786 का एक्ट, जिसमें कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और साथ ही इसमें एक जो प्रोविज़न था
गवर्नर जनरल को ही कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया जाता है। साथ ही इसमें एक और प्रोविज़न डाला गया था जिसमें स्पेशल केस में, विशेष केस में परिषद के जो निर्णय होते थे उसको रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले एक्ट पर, जो कि 1793 का चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के तहत कंपनी का जो एकाधिकार था, मोनोपोली था ट्रेड का, उसको 20 वर्ष के लिए, 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें साथ ही बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पर्यवेक्षक घोषित बना दिया गया बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी के लिए। साथ ही इसमें यह भी प्रोविजन डाला गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी मेंबर्स होंगे या जो भी उसके कर्मचारी होंगे, स्टाफ होंगे, उसका जो वेतन होगा वो भारत के राजस्व से ही दिया जाएगा। इस तरह के इसमें प्रोविजंस डाले गए। फिर उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में जो कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया में बिजनेस करने का, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, सिवाय चीन के साथ जो उसका चाय का व्यापार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। लेकिन बाकी जो भी ब्रिटिशर्स थे उनके लिए भारत का मार्केट ओपन कर दिया गया। और साथ ही इस एक्ट के तहत भारत में कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रस्ताव भी रखा गया था। साथ ही यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट थे उसको यह अथॉरिटी दिया गया था या ऑथराइज किया गया था कि वो यहाँ पर टैक्स लगा सके। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो अगला एक्ट आता है 1833 का एक्ट, जो कि इस एक्ट में भी कंपनी का जो व्यापार करने का जो अधिकार था उसको फिर से 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस हद तक हम देखेंगे अगर तो 1793, 1813 और 1833 हर एक में 20-20 साल का डिफरेंस है, जिससे कि कंपनी का अधिकार 20-20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा था। इसमें भी इस एक्ट के तहत भी कंपनी का अधिकार को 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें एक जो मेजर चेंजेस किया गया था, जो कि कंपनी एक ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए आया था, जो कि एक कमर्शियल बॉडी था, उसको पूरी तरीके से चेंज करके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। इस एक्ट से पहले जितने भी नियम आए थे उसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, यानी कि नियामक कानून कहा गया। और इस एक्ट के बाद आने वाले सारे कानून को एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। और इसी एक्ट के तहत दास्ता की जो प्रथा थी उसको एलन के द्वारा 1843 में 1843 में ख़त्म कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल का परिषद हुआ करता था उसमें एक विधि सदस्य को भी जोड़ा गया था, जिसमें कि पहला जो विधि सदस्य था वो मैकाले था। साथ ही इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें पहला जो भारत का गवर्नर जनरल बना था वो था विलियम बेंटिक। इसमें मद्रास और बम्बई का जो पावर था उसको ख़त्म कर दिया गया, डिप्राइव कर दिया गया। और इस तरह से देखा जा सकता है कि 1833 का जो एक्ट था वो सेंट्रलाइज्ड की ओर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उठाया गया कदम था। उसके बाद अगला एक्ट आता है आपका 1853 का एक्ट, जो कि चार्टर एक्ट जो 20-20 साल के अंतराल में आ रहा था उस सीरीज का यह सबसे आखिरी एक्ट था। इस एक्ट में गवर्नर जनरल के जो काम थे, गवर्नर जनरल के परिषद का जो भी विधायी और प्रशासनिक काम था उसको अलग अलग कर दिया, यानी कि नियम बनाने का काम अलग और उसको एग्जीक्यूट करने का काम को अलग कर दिया गया। इसमें काउंसिल में 6 सदस्यों को शामिल किया गया और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर या फिर जो तरीका, जो प्रोसेस फॉलो किया जाता था, इस काउंसिल में भी सेम उसी प्रोसेस को फॉलो किया जाने लगा। इसीलिए इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता था। इसी एक्ट के तहत सिविल सर्विस एग्ज़ाम की शुरुआत हुई थी और इसके लिए 1854 में एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसको हम लोग मैकॉले कमेटी कहते हैं, जो सिविल सेवा से रिलेटेड था। और इस एक्ट के तहत जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसके मेंबर्स जो कि पहले 24 हुआ करता था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 24 था, उसको घटा करके
18 कर दिया गया। साथ ही इसमें जो विधि सदस्य यानी कि जो इसमें 1833 का एक्ट के तहत जो विधि सदस्य को जोड़ा गया था गवर्नर जनरल का परिषद में, जो कि एक पूर्ण दर्जा नहीं था यानी मत देने का अधिकार नहीं रखता था, उसको इसमें पूर्ण सदस्यता दे दी गई। तो दोस्तों ये था आज का एक कंपनी का जो रूल था उसका एक जो उसके अंतर्गत जो आने वाले जो एक्ट थे, जो कि जिसको कि हम लोग कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाए गए एक्ट थे, इसको डिटेल से पढ़ा। और फिर इसके बाद और इसमें एक चीज़ और क्या था दोस्तों कि इस एक्ट के तहत जो हर बार इस 20-20 साल के लिए सरकार के अधिकार को बढ़ा दिया, कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया जा रहा था। इस एक्ट के तहत इसमें समय का निर्धारण नहीं किया गया था, यानी कि इसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं नीति ला लिया था। और इस एक्ट के बाद फिर क्या होता है कि 1857 का म्यूटिनी जिसको बोलते हैं सिपाही म्यूटिनी हो जाता है, और उसके बाद फिर ये जो कंपनी का रूल था उसको पूरी तरीके से ख़त्म करके फिर क्राउन के हाथों में ये रूल चला जाता है। तो दोस्तों जो क्राउन का जो रूल था उसके अंतर्गत आने वाले जो भी एक्ट थे या जो भी रेगुलेशंस थे उसको हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।